हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम मिले हैं न्यू वीडियो में। आज दोस्तों हमारा हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 रहेगा। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हम देखे थे धार्मिक स्रोत हम देख रहे थे, जिसमें हमारा धार्मिक स्रोत चल रहा था। दोस्तों हमने धार्मिक स्रोत में वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, स्मृतियाँ क्या होती हैं, चीज़ों के बारे में हमने देखा था। तो दोस्तों आज हमारा अगला हमारा 7वां होगा, वो आज का हमारा है महाकाव्य। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोगों का जो अगला है वो है हमारा महाकाव्य। महाकाव्य में दोस्तों हमारे दो महाकाव्य हैं। एक है महाभारत। महाभारत दोस्तों हम जानते हैं कौरव और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसी चीज़ के बारे में वर्णन हुआ है। दोस्तों महाभारत का जो पुराना नाम था, इसका नाम था जय संहिता। इसका पुराना नाम है। पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों महाभारत की, कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो है वो है रामायण। रामायण अगला हमारा जो दूसरा भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें हम श्री राम जी के बारे में, अयोध्या के श्री राम जी के बारे में जिक्र किया गया है, उनके बारे में पूरा वर्णन किया गया है रामायण में। रामायण क्या है दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, फिर 12000 श्लोक हुए और अब वर्तमान समय में 24000 श्लोक हैं। पूछा जाता है कि वर्तमान समय में महाभारत में कितने श्लोक हैं, वर्तमान समय में रामायण में कितने श्लोक हैं, तो वो हमारे कितने हैं, 24000 श्लोक हैं। और पूछा जाता है कि शुरू में रामायण में कितने श्लोक थे, तो कितने थे, 6000 श्लोक थे। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा आएगा बौद्ध साहित्य, या बौद्ध साहित्य के बारे में अगला हम जानेंगे। तो बौद्ध साहित्य क्या होता है दोस्तों, जातक कथा क्या होता है दोस्तों, बुद्ध के जन्म के पूर्व जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाएँ, महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले की कथाओं के संग्रह को जातक कथा कहा जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है दोस्तों, इसकी भाषा पाली है। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है कथा वस्तु। ये सब हम बौद्ध साहित्य के अंदर देख रहे हैं। कथा वस्तु क्या है दोस्तों, इसमें बुद्ध के जन्म की रूपरेखा है, बुद्ध के चरित्र के बारे में बताया गया है, और यह हीनयान की प्रमुख ग्रंथ है। क्या है, हीनयान की प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद दोस्तों अगला हम जैन साहित्य देखेंगे। जैन साहित्य में दोस्तों हमें क्या मिलेगा कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और दूसरा देखेंगे भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या है दोस्तों, महावीर के जीवन चरित्र का, उनके जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। पूछा जाता है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। फिर पूछा जाएगा कि भगवती सूत्र में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो भगवती सूत्र में महावीर जी के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। फिर अगला हमारा आएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र दोस्तों भद्रबाहु के द्वारा रचित है, और इसमें प्रारंभ के जो जैन तीर्थंकर थे, उनके बारे में कल्पसूत्र में वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारा बच जाता है धर्मसूत्र। ये अलग है, धर्मसूत्र। तो धर्मसूत्र में क्या है दोस्तों, जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने 4 चतुष्वर्ण समाज के बारे में देखा था। उन्हीं चारों वर्णों का वर्णन, चतुष्वर्ण समाज के बारे में विस्तृत वर्णन धर्मसूत्र में है। उसके अलावा दोस्तों हमारा संहिता आता है, जिसमें मैत्रेयनी संहिता है। मैत्रेयनी संहिता में क्या है दोस्तों, इसमें स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, मैत्रेयनी संहिता में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया है। और उसके अलावा दोस्तों मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है पुरुष के जो 3 दोष बताए गए हैं, जुआ, शराब और स्त्री, ये पुरुष के 3 दोष बताए गए हैं मैत्रेयी संहिता में। इसके बाद दोस्तों फिर अगला हम देखेंगे
धर्म ग्रंथ हमारा ख़त्म होता है। अब आएगा हमारा अगला जो था प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत में साहित्यिक ग्रंथ था। तो हम साहित्यिक ग्रंथ में देखेंगे दोस्तों क्या क्या आते हैं और साहित्यिक ग्रंथ क्या होता है हुआ। अब आगे हम देखेंगे साहित्यिक ग्रंथ के बारे में या साहित्यिक ग्रंथ के बारे में। तो साहित्यिक ग्रंथ में क्या आएगा दोस्तों, साहित्यिक ग्रंथ क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साहित्यिक ग्रंथ है क्या। तो दोस्तों वे ग्रंथ जिससे हमें समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। उस टाइम का समाज कैसा था, राजनीति कैसे था और उस टाइम का अर्थव्यवस्था कैसा था, जिस ग्रंथ से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है उस ग्रंथ को क्या बोला जाता है, साहित्यिक ग्रंथ बोला जाता है। जैसे इसमें पहला इसमें हमारा आएगा अर्थशास्त्र। पहला आएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, और अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, समाज के बारे में जानकारी देता है और राजनैतिक प्रणाली के बारे में भी जानकारी देता है। अर्थशास्त्र को लिखने वाले दोस्तों कौन थे, चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था, जिनका अन्य नाम कौटिल्य और विश्वगुप्त है। क्या है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, इससे हमें मौर्य वंश के समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश में कैसे कैसे समाज चलता था, राजा क्या करते थे, किस तरीके से प्रजा का देखभाल करते थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे कर कैसे लिए जाते थे, इन सब के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है। तो क्या है, अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है वहाँ। और ये अर्थशास्त्र क्या है, अधिकरणों व 180 भागों में बटा है। क्या है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और 180 क्या हैं, भाग हैं। तो अर्थशास्त्र से हमें क्या पता चलता है, मौर्य वंश के राजनैतिक प्रणाली, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला हमारा क्या होगा, अर्थशास्त्र के बाद अगला हमारा आएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है दोस्तों, ये कश्मीरी लेखक कल्हड़ के द्वारा, कश्मीर के लेखक थे, कश्मीरी लेखक कल्हड़। राजतरंगिणी क्या है, कश्मीरी लेखक कल्हड़ द्वारा रचित है। और इसमें देखेंगे दोस्तों, अर्थशास्त्र जो था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। कश्मीरी लेखक कल्हड़ द्वारा रचित कश्मीर के बारे में कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। क्या है, राजतरंगिणी से कश्मीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये क्या है, राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम क्रमबद्ध पुस्तक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कश्मीर के बारे में एक एक चीज़ बताया गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम क्रमबद्ध पुस्तक है या प्रथम क्रमबद्ध ग्रंथ है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा राजतरंगिणी के बारे में। कश्मीरी लेखक कल्हड़ द्वारा रचित, कश्मीर के बारे में बताया गया है, वहाँ के समाज,
अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली कैसे कैसे क्या क्या थी, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम क्रमबद्ध पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा आएगा, अगला हमारा जो तीसरा होगा वो है चचनामा। चचनामा ये क्या है दोस्तों? अली अहमद द्वारा रचित, अली अहमद द्वारा रचित, ये अली अहमद द्वारा रचित ग्रंथ है, अली अहमद द्वारा रचित ग्रंथ या पुस्तक है, जिससे हमें अरबों के सिंध विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। चचनामा अली अहमद द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिससे हमें अरबों के द्वारा जब 712 एडी में अरब लोग भारत पर आक्रमण किए, तो उसी समय के आक्रमण जब वो किए, उस समय के सिंध पर आक्रमण उन्होंने किया था और उस समय के विजय के वृत्तांत के बारे में चचनामा में बताया गया है। फिर अगला हमारा आएगा, ये दोस्तों अरबी भाषा में लिखा गया, फारसी भाषा में, ये हमारा फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। चौथा हमारा होगा अष्टाध्यायी। चौथा हमारा क्या होगा? अष्टाध्यायी। यह क्या है दोस्तों? संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है, जो पाणिनि द्वारा रचित है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है और पाणिनि द्वारा रचित है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? मौर्य के पूर्व जो राजवंश थे, हमें क्या पता चलता है? मौर्य के पहले जो राजवंश थे, मौर्य के पूर्व के राजवंशों के बारे में और मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा गार्गी संहिता। अगला है हमारा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या है? ये कात्यायन द्वारा रचित ग्रंथ है। कात्यायन द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें दोस्तों जानकारी जो हमें मिलती है, सबसे पहले ज्योतिष के बारे में हमें जानकारी गार्गी संहिता से ही मिलती है। उसके बाद देखेंगे तथा भारत पर होने वाली यवन या ग्रीक के आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? गार्गी संहिता से। क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योतिष के बारे में बताने वाला पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है, या पहला ग्रंथ कौन है? तो कौन सा है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसके द्वारा रचित है? कात्यायन के द्वारा रचित है। उसके बाद दोस्तों अगला हम देखेंगे महाभाष्य। अगला हम देखेंगे महाभाष्य। महाभाष्य दोस्तों पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। महाभाष्य क्या है दोस्तों? महाभाष्य क्या है? पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है और ये शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। महाभाष्य से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये महाभाष्य जो है दोस्तों, ये एक टीका है अष्टाध्यायी पर। जैसे एक बुक पर एक चैप्टर होता है, उसी तरीके से महाभाष्य जो है ये एक टीका है। किस पर? अष्टाध्यायी पर। क्या है? अष्टाध्यायी पर एक टीका है महाभाष्य। अब आगे दोस्तों हम देखेंगे, इसमें हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ खत्म होता है। ऐतिहासिक ग्रंथ के बाद हमारा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी जो हमारे यहाँ आए थे, विदेशी आए थे, उनके द्वारा जो विवरण दिया गया या कुछ पुस्तकें लिखी गई जिसमें बताया गया कि भारत की राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था या समाज इस तरीके से है, इस चीज़ को फॉलो करता है, ये चीज़ें मानता है, कैसा है समाज, इस चीज़ों के बारे में जो विदेशी यात्री आए थे भारत में, उनका जो विवरण है, अब हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विदेशी यात्री भारत आए क्यों थे। विदेशी यात्री भारत इसलिए आते थे कि वो व्यापार कर सके,
व्यापार कर सके, या तो कोई गुप्त जानकारी लेने के लिए आते थे, या तो वो शिक्षा लेने के लिए आते थे, या किसी दूसरे देश के राजदूत बन करके भारत में आते थे, या फिर घूमने टहलने या भ्रमण करने के लिए भारत में वो आते थे। तो अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण में। तो विदेशी यात्री किस लिए भारत आते थे? ये या तो भ्रमण के लिए आते थे, भ्रमण टहलने घूमने के लिए भारत आते थे, या फिर राजदूत बन के आते थे, राजदूत बन के आते थे, या तो ये शिक्षा के लिए आते थे, या तो ये लूट के लिए आते थे, लूट चोरी करने के लिए, भारत से खजाने ले जाने के लिए भारत आते थे। इसके बाद दोस्तों इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले आए थे यूनानी या रोमन लेखक या विदेशी। सबसे पहले कौन आए थे? यूनानी या रोमन। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बाद आए थे हमारे यूनानियों के बाद हम क्रम देख लेंगे कैसे कैसे कौन आया। तो सबसे पहले आए थे यूनानियों के बाद आए थे चीनी लेखक आए थे। चीनियों के बाद आते हैं अरबी आते हैं। अरबी में जो मुग़ल वगैरह मुस्लिम वगैरह आते हैं, ये लोग आते हैं। उसके बाद कुछ अन्य लेखक आते हैं, 2-4 इसमें आएंगे हमारे अन्य लेखक। तो कभी कभी क्या होता है, हमसे क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन आया। तो सबसे पहले कौन आए थे? यूनानी या रोमन। उसके बाद आए थे हमारे चीनियों के बाद आए थे अरबी के बाद कुछ अन्य लेखक। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनानी लेखकों को। यूनानी लेखकों में दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे यहाँ 4-5 लेखक ऐसे आए थे यूनानी लेखक। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आएगा टेसियस। उसके बाद आएंगे तो दोस्तों यूनानी लेखक में हमारे कौन कौन से आएंगे? प्रमुख हो जाएंगे टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, टालमी और पिल्नी। ये जो दोस्तों जो ये लेखक थे, ये जो हमारे यहाँ विदेशी यात्री आए थे, ये जो जितने यात्री हैं, ये किसी न किसी राजा के दरबार में आते थे, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो ये आए थे इसमें से जो प्रमुख हैं वो भारत के बारे में क्या क्या बताए हैं और किसके दरबार में वो भारत में आए थे। सबसे पहले देखेंगे टेसियस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम टेसियस के बारे में। तो दोस्तों टेसियस जो है यह एक ईरानी था। ईरान का क्या था? ये एक ईरानी था और ईरान का क्या था? राजवैद्य था। ईरान का राजवैद्य था, एक डॉक्टर था उस टाइम का। उसके बाद दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। भारत के संबंध में इसने जो भी कुछ इसने बताया भारत के संबंध में इसके विवरण जो है इसके विवरण जो है वो अविश्वसनीय है। ये टेसियस जो था दोस्तों ईरान का राजवैद्य था, लेकिन ये जो भारत के बारे में बताया है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है। उसके बताने के हिसाब से हिस्ट्री में कहीं मैच नहीं होता, इसलिए इसने विवरण दिया भारत के बारे में उसे अविश्वसनीय माना जाता है। तो टेसियस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि इतना हम ध्यान रखें कि ये ईरान का था और ईरान का एक राजवैद्य था और सबसे पहला विदेशी यात्री था जो भारत में आया था। इसके बाद दोस्तों अगला हम देखेंगे हेरोडोटस को।
तो दोस्तों हेरोडोटस के बारे में हम देख लेंगे। हेरोडोटस से हमें क्या क्या पता चलता है। हेरोडोटस ने क्या किया, इन्होंने भारत के संबंध में तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा कि हेरोडोटस के बारे में हम देखेंगे। भारत के संबंध में इनके विवरण क्रमबद्ध व विश्वसनीय है। जो इन्होंने भारत के बारे में बताया वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया, क्रमबद्ध तरीके से बताया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे, हेरोडोटस को। हम स्टार्ट में ही जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था तभी हम देखे थे कि इतिहास के पिता का नाम तभी हम देख लिए थे। उसके बाद दोस्तों इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका नाम के पुस्तक में इन्होंने भारत के बारे में व्याख्यान किया है और भारत के बारे में सटीक जानकारी दी है, जिसके कारण इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बारे में दोस्तों हम क्या देखेंगे कि ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में देखेंगे हम लोग। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम इंडिका है और इंडिका से हमें मौर्यकालीन राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के प्रशासन के बारे में हमें इस इंडिका से जानकारी मिलती है और मौर्यकालीन के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्रमुख जो पुस्तक है या ग्रंथ है वो इंडिका है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। उसके बाद दोस्तों अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है डायमेकस।